बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ में से पूरी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आज मेरा दिल किया कि उन लोगों के लिए जो लोग विजिट वीज़ा पे यूएई आना चाहते हैं या रेजिडेंस वीज़ा है उनके पास यूएई का, और वो रिटर्न करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग जॉब्स के लिए आना चाहते थे और उनको जॉब्स वालों ने या उनके एम्प्लॉयर्स ने ऑलरेडी उनको वीज़ास दिए हुए थे और वो वीज़ा लेकर वेट कर रहे थे यहाँ आने के लिए, तो उन सब हालातों को किस तरह से अभी डील किया जाएगा, क्या आगे आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या क्या डिसीजंस अभी ऑलरेडी लिए गए हैं, तो इस पूरी वीडियो में हर पहलू को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है हमारे देश में अभी फिलहाल कोरोना वायरस के चलते कितने केसेस बढ़ गए हैं, लाखों में केसेस हो गए हैं, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रैवल बैन कर दिया है। नेचुरली अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको अपने घर में बुलाते नहीं, हमें होता है कि उससे कहीं हमें बीमारी ना मिल जाए। वैसे ही इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस इतने ज्यादा एकदम से बढ़ गए हैं जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज डर गई हैं और वो हमारे लोगों को अपनी कंट्री में दाखिल नहीं होने देना चाहती। वैसे ही यूएई और इंडिया के बीच में भी ये ट्रैवल बैन जो हुआ है उसमें यूएई ने ये साफ कहा है कि हम इंडिया से लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहते, जबकि यूएई से इंडिया जाने वाले लोगों के ऊपर कोई बैन नहीं है। यहाँ से फ्लाइटें इंडिया तक ऑपरेट होंगी, यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से पैसेंजर्स का यहाँ आना बिल्कुल मना कर दिया गया है। उसके चलते बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाएंगे जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ास, जैसे मैंने कहा विजिट वीज़ा था, रेजिडेंस वीज़ा है, रिटर्न करना चाहते हैं अपने काम पे, या उनकी कंपनीज ने उनको पहले वीज़ास दिए हुए थे लेकिन उनको अब आने की इजाज़त नहीं है, तो उन सब चीज़ों का क्या होगा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि जो लोग नया वीज़ा लेकर यहाँ पे घूमने फिरने या जॉब हंट करने के लिए आना चाहते थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ ना आए। उसका कारण ये है जब सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है और यहाँ पे आने की आपको इजाज़त दी ही नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतने तादाद में नहीं होंगी जितनी आपको चाहिए, क्योंकि एक पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करने के लिए ढूंढने के लिए आएंगे, वैसे ही करोड़ों लोग फिलहाल जॉबलेस हैं और वो भी सेम चीज़ ढूंढने के लिए आएंगे। तो आपको भी वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा उस जॉब को हासिल करने के लिए। यहाँ आने के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नेचुरली जब भी फ्लाइट्स खुलेंगी उनकी टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के लिए भी आपको टेस्ट कराना या कई और ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, जिसके चलते आपका रूटीन से खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी आपको गुजारिश है कि अभी जो लोग विजिट वीज़ा पे यहाँ घूमने के लिए या जॉब सर्च करने के लिए यूएई की तरफ आना चाहते थे, कृपया करके ना आए। अभी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कोरोना से बचें। अगर आपकी सेहत बच गई तो सब कुछ आपको आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल आपको जॉब भी हासिल हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को ऑलरेडी वीज़ा मिला हुआ है, जिन कंपनीज की तरफ से उनकी जॉब्स लग गई थी और कंपनीज ने ऑलरेडी उनको वीज़ास भेज दिए थे, अब हर वीज़ा की अपनी एक वैलिडिटी होती है। 60 दिन या 90 दिन जो भी वैलिडिटी आपकी पेपर के ऊपर लिखी हुई है, वो वीज़ा इशू होने से जो वैलिडिटी है वहाँ से भी गिनी जाती है। और कुछ वीज़ाज में ये लिखा होता है कि जिस दिन से आप एंटर करते हो उस दिन के एंटर करने के बाद की भी कुछ वैलिडिटी लिखी होती है। लेकिन इस चीज़ को मैं आपके लिए सिंपल कर देती हूं, अगर आपका वीजा जितनी तारीख को भी इशू हुआ है, अगर वो 60 दिन के लिए वैलिड है तो उस दिन से 60 दिनों को आप गिन लीजिए। अगर उन दिनों के बीच में आपकी फ्लाइट नहीं होती और आप इस कंट्री में दाखिल नहीं होते हैं तो वो वीजा जो है आपका वैलिड नहीं रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसमें ना आपकी कोई गलती है, ना आपकी उस कंपनी की कोई गलती है जो आपको बुला रहे थे, ना ही उसमें मेरी कोई गलती है। उसमें गलती तो है हालातों की कि ये हालात जो अब हमारे सामने आए हैं उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। अगर रेजिडेंट जिसका वीजा है वो लोग अगर कंट्री से 6 महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं तो भी वो वीजा इनवैलिड हो जाता है। तो उसके चलते भी अगर कुछ लोग जैसे पहले से ही इंडिया गए हुए थे और वहां किसी काम से अटक गए और अगर अब उनके 6 महीने से ऊपर उनका भी हो जाता है रेजिडेंसी वीजा, तो हो सकता है उनके रिलेटेड भी गवर्नमेंट कुछ डील दे कि आपको 1 मंथ का और ग्रेस दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन फिलहाल तक इसके बारे में भी कोई भी
खबर कहीं से नहीं उठ के आई है। तो आप ये लगा के चलिए कि अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट ने कोई डेट नहीं दी है कि कब तक ये ट्रैवल बैन रहेगा। तो लेकिन आप फिर भी ये लेके चलें कि ये पूरा मई तो अभी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि सीधी सी बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री, जब तक हमारी कंट्री की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, चीजें ठीक नहीं होती, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक कड़वी बात है, लेकिन इसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है और बहुत सारे लोग इस फ्रस्ट्रेशन के चलते एक गलती जरूर कर बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एविएशन ट्रैवल इंडस्ट्री से या फ्लाइट्स इंडस्ट्री से नहीं हैं, और वो एक बेवकूफ़ी कर बैठते हैं कि न्यूज़ में जैसे ही आता है कि फ़्लाइटें खुल गई हैं, आप जी फलां एयरलाइन से टिकट बुक कर लो। मैं एयरलाइंस के नाम नहीं मेंशन कर ली, क्योंकि हर एयरलाइन पैसा बनाना चाहती है, हर एयरलाइन चाहती है कि बिजनेस उनको मिले। तो जैसे ही कोई भी मतलब शायद ऐसा हो जाए, शायद में और पक्का में फ़र्क होता है। तो कई बार न्यूज़ वाले भी मसाला बेचने के लिए खबरें छापते हैं कि शायद 5 तारीख से या शायद 10 तारीख से या शायद 15 तारीख से फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, ये एयरलाइन ने अपनी फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर आप एक चीज समझें, फ्लाइट की बुकिंग शुरू होने का मतलब है एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद फ्लाइटें खुल जाए। उसमें गलती क्या होती है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और वो टिकटें बुक कर लेते हैं फौरन से, क्योंकि उनको निकलने की बहुत जल्दी है कि उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है या उनको कंट्री में दाखिल होना है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी नौकरी चली जाएगी। उस प्रेशर में वो टिकट्स बुक कर लेते हैं और जिस दिन फ्लाइट की तारीख होती है उससे एक दिन पहले ही आपको एक मैसेज आ जाता है या ईमेल आ जाती है कि सॉरी, गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी है और एयरपोर्ट अभी फ्लाइटें नॉर्मल नहीं कर रहा है या यूएई में फ्लाइट उतरने की इजाजत नहीं मिली है, तो ये फ्लाइट जी आपकी कैंसिल हो गई है, अब आप नेक्स्ट तारीख के ऊपर आप बुक कर लें। उसमें नुकसान लोगों का किसका होता है? जो लोग लेबर हैं या नॉर्मल लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो बेचारे टिकटें इतनी महंगी महंगी खरीद लेते हैं, पैसे पे कर देते हैं या एजेंट्स को या एयरलाइन वालों को ऑनलाइन, उसमें उनके पैसे फंस जाते हैं। बाद में एयरलाइंस वालों के पास फोन कॉल्स अटेंड करने का भी टाइम नहीं होता, आपके ईमेल भी जवाब देने का टाइम नहीं होता और कई लोगों की टिकटें वेस्ट हो जाती हैं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं या एयरलाइंस वाले उनके बाद में पैसे काट लेते हैं।